सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और सब रिश्तेदारों के साथ मिल बैठ कर गुजर रही होगी, दोस्त अहबाब के साथ। ये मौका होता है जब आप ख़ानदान के साथ मिलते हैं, दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदार आ जा रहे होते हैं, यही ईद का मज़ा होता है। तो हमारी ईद भी इसी तरह से दोस्तों यारों के साथ भी गुज़रती है और उन कुलीग्स के साथ भी गुज़रती है जिनके साथ हम काम करते रहते हैं। तो आज सोचा कि फिर एक दफ़ा ईद पर हम मिल बैठते हैं, आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो हम कुछ ईद भी इकट्ठे मना लें, ईद के दिन भी हम कोई ईद की बात हो जाए। तो रोज़ाना की तरह मेरे साथ जनाब बाबर डोगर साहब हैं, असद खरल साहब हैं, तो इनसे बात करते हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे कुछ गैर सियासी गुफ्तगू। जिस तरह आप देखते हैं कहीं कहीं लिखा होता है सियासी गुफ्तगू करना मना है, तो आज हमने लिखा ऐसा कुछ नहीं है, मगर कोशिश करेंगे कुछ सियासत से हटकर भी बात हो जाए, लेकिन सियासत तो बीच में फिर आ ही जाएगी। तो असद खरल साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बताएं कि आपकी ईद किस तरह गुजरती है, क्या होता है, कितना डाका पड़ता है आपकी जेब पर, आपके वॉलेट पर कितना डाका पड़ता है, कितनी लोगों को ईद देनी पड़ती है, किसी से कोई ईद मिलती भी है या मेरे वाला ही हाल है? बिल्कुल उसामा, एक तो आपको भी बहुत ईद मुबारक, डोगर साहब को भी, और नाजरीन हमारे जो देखने वाले हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो नाजरीन हैं उनको भी बोल न्यूज़ की जानब से, हमारी जानब से ईद मुबारक। जो आपने ये वो कहते हैं ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात की है कि डाका जो है, मेरा ख्याल है कि ईद के ऊपर वैसे भी माशाल्लाह, क्योंकि एक ऐसा इवेंट होता है, एक तो ईद उल फितर है, चूँकि इसमें जो रोज़ों में जिस तरीके से एक इशार, सब्र, ज़ब्त, और ईद मेरा ख्याल है ज़ब्त का इम्तहान होता है। जब आपने वायलेट की बात की और जो शादीशुदा मर्द के लिए खास तौर पर, जो बच्चे हैं, जो आपकी फैमिलीज़ हैं, कि ज़ाहिर बात है इस मौके पे वो जो भी डिमांड करते हैं, वैसे तो पहले भी आपको माननी पड़ती है, लेकिन इस मौके पे आप कोई इस तरह की एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है, मेरा ख्याल है काफ़ी 2-3 महीने का अगर खर्चा। आपको ईदी कब से मिलना बंद हो गई थी? देखिए, ये एक हमेशा कहते हैं ना, घर में जो सबसे छोटा जो बच्चा होता है ना, वो बेनिफिशरी होता है, क्योंकि उसको सारे ईदी देते हैं, उसको भाई भी देते हैं, उसको बाप की तरफ से मिल रही है, अजीज़ों और कारब की तरफ से। और जो सबसे बड़ा होता है घर में फ़र्द, चूँकि मैं एज ए फैमिली का एक कफ़ील के तौर पर, तो उसको तो ज़ाहिर बात है जब से वो थोड़ा सा होश संभालता है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मिल जाती थी। हाँ, लेकिन उसके बाद तो फिर वो देने का सिलसिला है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी 5 बहनें भी हैं, फिर उस तरह 2 बेटे हैं, तो फैमिली बहुत सारी। हमारा एक चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह हमारा एक जो ट्रेडिशन है, गाँव के लोकल चूँकि हमारा है, तो रिश्तेदारियाँ, कुर्बत आपस में, तो बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना, बड़ा एक फैमिली है। तो आप सारा साल शायद ईदी जमा करते हो, उसमें जो कजन्स फैमिलीज आगे बच्चों की एक दूसरे की तरफ आना जाना, और वो ईदी जो एक्सचेंज है, वो आपको पता नहीं, ये भी एक है कि वो बच्चों को आपको देते हैं, आपको उनको बच्चों को देनी पड़ती है। जॉइंट फैमिली की बात की है, तो बाबर डोगर साहब की चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और आप बताते हैं कि वालिद साहब माशाल्लाह आज भी उसी तरह, यानी आज भी आप उनके लिए उसी तरह ही बच्चे हैं जिस तरह शायद कॉलेज के दौर में या स्कूल के दौर में होंगे। तो उस बारे में बताएं, आज भी जॉइंट फैमिली में वही माशाल्लाह सरबराह हैं, ईदी कोई मिलती है या अब बंद होगी वालिद साहब से? उसामा साहब, सबसे पहले आपको, असद खरल साहब को, नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने भी मेरे ज़ख्मों पे खासा नमक छिड़क दिया। अब से ईद जब आती है तो मुझे तो वो टाइम याद आता है कि जब हम कुंवारे होते थे और उस वक़्त मामू चचा सारे आके ईद दिया करते थे। लेकिन जब से शादी हुई है ना, ईद को अल्लाह की कसम तरस गया हूँ। उसके बाद जो जिम्मेदारी पड़नी शुरू हुई है, अब हर साल ईद के वो दावेदार बढ़ जाते हैं। सर, दावेदार भी बढ़ जाते हैं, और ये कि सिस्टर हैं, उसके बच्चे हैं, भाई हैं और रिलेटिव्स हैं सारे। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बाकी फैमिली भी करीब करीब ही रहती है। तो ईद वाले दिन अमूमन होता ये है कि जो चौका सारे रिलेटिव्स कज़न वगैरह साथ साथ ही हैं, तो कोई किसी ने नाश्ता कर लिया, किसी ने खाना कर लिया, तो ईद की नमाज़ पढ़ के तो सबसे पहले हम अपने मामू की तरफ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेबसी ये होती है कि जो लोग ईद दे रहे हैं बच्चों को, वो वाइफ की पर्स में सारा कुछ जा रहा है, और वो जिनको देनी है तो उसने गन पॉइंट पे रखा होता है कि इन सबको अब देनी तुमने है। अच्छा, तो मेरी भी बड़ी बहस होती है अपनी बीवी से। मैं उससे कहता हूँ कि भाई देखो, तुम्हें मिल गए
ठीक है, बच्चों को मिल गया, उसमें कुछ शेयर ही कर लो। अच्छा, जितना जो दे रहा है, अब इंसान कोशिश करता है कि चलो तो उससे कुछ कम अगर देना है तो बढ़ाकर ही इंसान देता है, कोशिश यही करता है कम से कम उतनी तो देता है। तो मैंने कहा कुछ मेरे साथ शेयर करो। नहीं, वो आगे जो आगे नजरों से आपको बता रही होती है, वाइफ बता रही होती है कि भाई उसने 2000 दिया, तुमने 4 देना है। वो इशारा कर रही और उसमें से कोई 100 रुपया भी नहीं मिलना, 100 रुपया भी नहीं मिलना। तो अब एक और इशू भी है, पहले तो बच्चे छोटे थे, वो बच्चों को वाइफ जो थी एक्सप्लॉइट कर लेती थी, उनके पैसे वगैरह ले जाती थी। अब वो भी अपना हिसाब रखते हैं पूरा कि जनाब इतने ईदी इकट्ठी हुई थी और इतनी हमने लेनी है। अच्छा, इससे मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है। अच्छा, कि एटलीस्ट जो मेरी जेब से गए हैं तो इसकी जेब से भी इसके साथ भी कुछ हो रहा है। अच्छा असद खल साहब, ये ईद के दिनों में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, मोबाइल पर सारा कुछ हो रहा होता है, मैसेजेस आ रहे होते हैं, साफ़ी की ज़िंदगी में तो मसला होता है, ख़बर तो रुकती नहीं। तो फिर जो भाभी हैं वो इस पे परेशान होती हैं, तंग होती हैं कि भाई ईद के दिन तो छोड़ दो, मोबाइल बंद कर दो। ईद के दिन मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो मामला होता है वो होता है आपके जो फैंस हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, पाकिस्तान से नहीं बाहर से भी। अच्छा, वो ईद मुबारक एक जो मैसेज का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो मेरे ख्याल चांद रात से शुरू हो जाता है और फिर आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी तक ये सिलसिला जारी है। वो मोबाइल अक्सर हैक हो रहा होता है, व्हाट्सएप में जिस तरह वीडियोज़ आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं। और जो दूसरी डोगर साहब ने बात की है ना कि वो जो ईदी की जो ख़ास तौर पे अब देखें ना, वो एक तो बच्चों को अब नए नोट होने चाहिए। हाँ जी, अब उसके हाँ, लिए भी एक बड़ा अजीब सा मसला है। मेरा ख्याल इस दफ़ा भी वो स्टेट बैंक ने किया तो था। बेटा तो कहता है कि करंची नोट। अच्छा, तो बच्चों का एक अच्छा, इस दफ़ा स्टेट बैंक ने जो किया उससे कुछ बेहतर हुआ। उन्होंने कहा है कि 18,000 यानी आप 100 के, 50 के और 3 10-10 की। अब मामला ये 10-10 वाली तो ऐसे आप वो तो खाम आपने ले ली है, उसको तो अब कोई टच नहीं करता ना। बच्चे ही मतलब बच्चे जो है 10 के नोट को तो वो या कोई भी मेरा ख्याल है वो तो ऐसे ही आपकी पड़ी रहेगी। यानी जिसको नोट की समझ नहीं है ना कि इसमें क्या है, वो तो उससे खुश हो जाता है कि नया है, कुछ अच्छा है। बड़े बच्चे यानी 5-6 साल तक ये चल जाता है। 100-50 वाले तो आपको एक झटका भी नहीं सहते। तो अब उन्होंने चूँकि 100 का, 50 का और वो उनको चाहिए था कि 500 और 1000 वाला और 5000 वाले भी नए नोट देते। जो अब जो एक क्योंकि जिस तरह डी वैल्यू रुपया हो रहा है और उस तरह जो रुपए की कदर है, मेरे ख्याल बच्चों को और आम अवेयरनेस है। मुझे तो डर लग रहा है अब जो बाहर मांगने आते हैं ना, वो ये ना कहते हैं कि भाईजान आप ये छोड़ दें, ईदी हमें नहीं चाहिए। कोई जो आते हैं मुलाजमीन में से दीगर जो 1 लीटर पेट्रोल दे दे लेकिन या हमारा बिजली का बिल दे दे, जो हाल हो गया लोगों का। डोगर साहब ने बात किया ना कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं, वो जो बच्चे जितनी ईदी जो कलेक्शन हो रही होती है ना, एक तो वो माँ ना भी कहे तो वो खुद ही माँ को देनी होती है उन्होंने ईद। जी। लेकिन ये है कि वो हिसाब में अपने बड़े पुख्ता होते हैं। आप जितनी मर्जी उनकी डिमांड की चीज़ें मंगा रहे होते हैं ना, जो वो कह रहे होते हैं रूटीन में, वो वहाँ से उसकी माइनस नहीं करते। वो कहते हैं कि वो इतने जो हमारे ईदी वाले पैसे दूसरे तीसरे दिन बाद वो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं इतने जो पैसे हैं उससे तो हमारे आपको मैंने दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बच्चे आज के है ना, चले इसका मतलब मेरी बेगम की भी बारी आने वाली है। वो अभी बच्चे जरा छोटे हैं, तो मेरा ख्याल है बस चंद साल बाद ये वाला आपको बच्चे जरा बड़े, और मैं भी खुश हूं माशाल्लाह, अल्लाह उनको बड़ा करे। तो लेकिन ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्टीमेटली आप भी आज से 20 साल पहले मैं भी ईदी मिला करती थी, बड़ा खुश हुआ करता था। अभी उस टाइम को याद करता हूँ, यार हमें भी ईदी मिला करती थी किसी बचपन का अपना ही मजा। लेकिन आपने एक सवाल किया खरल साहब से, प्रोफेशनल लाइफ। तो सर ईद वाले दिन हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर्स सारे ऑन ड्यूटी होते हैं। ख़ास तौर पे एक रायत होती है कि जो शहरों से बाहर हैं तो वो अपने शहरों में चले जाते हैं, लेकिन जो लाहौर के बेचारे हैं वो सब ड्यूटी दे रहे होते हैं। बड़ी बात। आप देखें कि अगर ईद के दिन सुबह हमारा जो कैमरामैन होता है, जो हमारा रिपोर्टर होता है, वो बादशाह मस्जिद और उसके बाद 2-4 जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर होता है। हमें सबसे पहले ये होता है कि VIPs मूवमेंट कहाँ पर है, से कि अगर CM है तो वो कहाँ पर, अगर लाहौर में तो वो कहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, गवर्नर साहब कहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर हैं, आर्मी चीफ कहाँ पर हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अगर लाहौर से हैं तो वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं, और हमने सारा कवर करना होता है। सिंध वाले सारों का सब तो सारी ड्यूटी पे होते हैं। तो सुबह सबसे ज़्यादा ये होता है कि क्या चीज़ें प्रॉपर्ली कवर हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि जो VIPs हैं उन सब की कवरेज हो रही है, क्योंकि टीवी पे आपने टीवी तो चलना ही चलना है। जी, वो तो न्यूज़ का सेगमेंट साथ साथ चल रहा है। ईद के दिन ज़्यादा चल रहा होता है क्योंकि लोग घरों में होते हैं और ज़ाहिर है जो मर्द हैं उनका ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ होता है, वो ड्रामा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देखते। तो उस दिन वो कहते हैं आज छुट्टी है, चलो क्या करें, थोड़ा बहुत लगा ही लेते हैं। उसमें ये होता है कि सुबह के टाइम तो ईद की नमाज कवर करनी होती है, असाइनमेंट वाला जो है वो भी बेचारा आया होता है। अच्छा, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है
उन्होंने भी अपनी ईद की नमाज़ भी पढ़नी है, वो भी नहीं छोड़नी, और ईद की नमाज़ कवर भी करनी है। तो होता ये है कि अगर 7:30 बजे एक की ड्यूटी है, से बादशाह मस्जिद में 7 बजे ईद की नमाज़ होनी है, तो वो कोशिश करेगा कि 8 बजे वाली मस्जिद ढूंढ ले ताकि उसकी कवरेज के बाद वो 8 बजे जाके नमाज़ पढ़ ले, या 6 बजे नमाज़ पढ़ के वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाए। इस तरह असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट वाला उसकी ट्राई होती है कि मैं जल्दी नमाज़ पढ़ के तो मैं असाइनमेंट पे पहुंच जाऊं। उसके बाद फिर जब ईद की नमाज़ पढ़ी गई तो उसके बाद फिर होता है कि ईद का हल्ला गुल्ला, चिड़ियाघर में बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बागात में क्या सिचुएशन है, गर्मी की क्या सिचुएशन है, घरों में क्या तैयारियाँ चल रही होती हैं। तो हमारा जो रिपोर्टर्स होते हैं वो उनकी पूरी ड्यूटी होती है, वो बेचारे न्यूज़ रूम में दीगर लोग। और सिर्फ ये नहीं असद खरल साहब, मैं समझता हूँ ईद पर हम जिस तरह मिल रहे होते हैं, सब लोग जो पुलिस में हैं, जो फ़ौज में हैं, दीगर हमारे इदारों में, डॉक्टर्स को देखें, नर्सिस को देखें, इस तरह से तमाम महकमों, ये आप वापडा का महकमा देख लें, जिन्होंने सर्विसेज देनी है, उनकी तो कोई छुट्टी नहीं होती। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो वो लोग भी, मैं समझता हूँ ईद के दिन जो है उनको भी सलाम पेश करना चाहिए कि किस तरह वो सब लोग काम हमारे जो सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है, जो आपकी गार्दात हैं, जो आपके जो फौज के अलावा भी यानी पुलिस की जानब से जो है मुख्तलिफ VIP के साथ उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो अपने ईद वाले दिन हाई अलर्ट होता है तमाम मसाजिद में, और सिक्योरिटी की अपनी फैमिली से हट के वो के ईद भी उनको जो उनके साथ नहीं मना सकते। वो आपको पता है VIP की ड्यूटियों के ऊपर मूवमेंट होती है, सरकारी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, और बल्कि एक्स्ट्रा नफरी जो है वो उनकी ड्यूटियाँ उनको देनी पड़ती हैं। फिर मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जो घर की ख़वातीन हैं जो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो जो डोगर साहब ने कर दी ना बात, तो थोड़ा सा ये है कि उनके लिए एक तो ये है कि अजीज़ों कारब मिलना मिलाना देख रही हैं, और फिर ये मीठी ईद, ये एक तो कुर्बानी, एक कुर्बान है, नहीं एक ईद कुर्बान है, ये बेसिकली मीठी ईद है, इसमें ज़्यादा डिशेस बनाती हैं वो। अच्छा, एक तरफ तो जो मेहमानदारी है उसको उनको करना, प्रॉपर उनको एंटरटेन करना, साथ जो खाने बन रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उसमें जनाब दूध दुलारी बन रही है, जनाब सवैयाँ बन रही हैं, आप मटन की जो मुख्तलिफ डिशेस बन रही हैं, चिकन की बन रही हैं, बिरयानी बन रही है, और बच्चे जो खुद से खाते हैं या कुछ आप ही बना लेते हैं? देखिए, मैं तो ऐसे बात मैं नहीं मारूंगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरी मिसेज जो है ना वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और सबसे अच्छी मैं अप्रिशिएट इसलिए बात करता हूँ कि वो पढ़ाती भी हैं माशाल्लाह, और कुकिंग वो खुद करती हैं, और सबसे जो मुझे अच्छा लगता है, बल्कि लड़ाई अगर हमारी होती है तो हमारे घर अगर कोई मेहमान आने हो ना, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं डिशेस ज़्यादा बनाऊं। अच्छा। हालांकि ये वैसे खुश आइंद बात भी है, लेकिन जेब पे भी ज़रा भारी पड़ जाती है। लेकिन ये है कि उनका हमेशा अगर हमारा फड्डा होता है, अगर उनकी नाराज़गी होती है, तो वो ये कहती है मुझे 1 घंटे का आपने मार्जिन देना है स्कूल आने के दरमियान, जो यानी 1 घंटा मैक्सिमम आपने देना है, और कोशिश उनकी ये होती है कि 8, 10, 6, 7 डिशेस होनी चाहिए माशाल्लाह। तो वो बड़ा अच्छे यानी खुश दिली से खाना बनाती हैं, और बड़ा अच्छा टेस्टी खाना होता है। अच्छा, यही तो ईद का मज़ा है कि मेहमान, और बाउडू साहब ये कैसा मज़ा है को जो सब लोग इकट्ठे होते हैं, आपके कज़न्स जिस तरह बता रहे हैं, भाई, बच्चे, बहनें, कज़न्स वगैरह, ये जो, और फिर ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली का, तो वो एक मज़ा होता है। बाज़ लोग कोई कोशिश होती है अच्छा सोकर गुजार लें यार, नींद वक्त पूरा कर लें, लेकिन वो फिर मज़ा नहीं आता। ईद मिलने का नाम है, मगर ये घर में बैठ के, मैंने अक्सर लोगों से सुना यार बड़ी बोरियत होती है घर में बैठ के 7 दिन सोए रहे, कोई, मुझे तो आज तक मुझे समझ नहीं है कि यार किस तरह के लोग हैं। ईद के दिन आप अपने सारे रिश्तेदारों से मिलें, दोस्तों से मिलें, उन लोगों से मिलें जो आपके साथ काम करते हैं, आपसे जो कम है उनसे मिलें, आपसे जो ऊपर है उनसे मिलें। ईद है ही एक सोशलाइजेशन, आप सोशलाइज कर रहे होते हैं लोगों के साथ। अब तो छुट्टियां भी एक तरह से 1 हफ्ते ही की हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हम सारे कज़न्स इकट्ठे मिलके, एक मौका होता है, जिस तरह से अब लाइफ है, हर एक बिजी है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, तो उस दिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सारे मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं, सारे एक दूसरे को, बच्चों को ईदियाँ दे रहे हैं, हर एक ने कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हर एक के चेहरे पे खुशी है, और एक फेस्टिविटी है। तो मुझे उस दिन एक रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, तो मुझे तो एक बड़ा ज़हनी तौर पर ये लगता है कि यार कि बड़े अरसे के बाद थकावट उतर गई आपकी, और आपने सारे रिश्तेदारों से मिल लिया, एक अच्छा टाइम गुजर गया। तो और सबसे ख़ास तौर पे ईद वाले दिन कि वो लोग जो आपसे कम हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं,
कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के घर जाके उनसे मिले। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसे जो दोस्त हैं, ऐसे मिलने वाले हैं, ऐसे जानने वाले हैं, उनके घर पर जाऊँ, उनके बच्चों को भी ईदी दे के आऊँ। हमारा साहब यकीन जाने बहुत सारी ऐसी आबादी है कि जहाँ पर शायद लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन वहाँ पर शायद ईद इस तरह से नहीं मनाई जा सकती जिस तरह से आप मना रहे हैं, या कोई मिडिल क्लास के लोग मना रहे हैं। यहाँ पर बेताशे ऐसे हैं जिनके पास तो शायद बच्चों को इस तरह कपड़े ख़रीदने की भी इस्तात नहीं है। तो हमें चाहिए कि उनको भी ईद की खुशियों में उन्हीं लोगों को याद रखा जाए, उनको भी ईद की खुशियों में आप शरीक करें, उनको दावत दें, उनको घर बुलाएं, उनको अपने साथ बैठाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनके घर पर जाएं, उनके बच्चों को ईदी दे के आएँ। तो इससे जो आपको एक इत्मीनान मिलेगा ना, वो इत्मीनान कहीं और नहीं मिलता। मेरा ख्याल है करन साहब, ईद का मज़ा ही ये है कि जहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से अगर आदमी, बंदा या कोई फैमिली ऐसे लोगों का जिनका बाबा डोगर साहब जिनकी बात कर रहे हैं उनका ख्याल करे, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, जितना हो सके, जितनी कोई तौफीक हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई शख्स ढूंढें, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके रिश्तेदारों में होंगे, आपके जानने वाले में होंगे, कोई मुलाजिम हो सकता है, दीगर लोग, जब आप उनका ख्याल करते हैं, असल मज़ा तो वो है ईद का कि उनमें खुशियाँ बांटना, उनको खुशी देना। वो जो एहसास है ना, जो फीलिंग्स है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो बेसिकली ईद का तो मकसद ही है कि खुशियाँ बांटना मिल के। और ख़ास तौर पर इस ईद को, ईद उल फितर जो है, फितराने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की आप मदद करते हैं। और फिर हमारा चूँकि सिस्टम ये है कि एक तो लाहौर में घर है, दूसरा हमारा चूँकि गाँव है साथ ही, तो 40-50 मिनट की ड्राइव पे है, तो वहाँ पे चूँकि आबाई हमारा गांव है, वहाँ पे भी सारे लोग रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं। और हमारी चूँकि जो हमारे फैमिली में अंदर शादी जो है वो सिस्टम जो है कज़न मैरिजेस, तो इसलिए वो सारे अपनाइए, बहुत सारा एक बहुत बड़ी एक फैमिली बन जाती है। फिर वो जो डोगर साहब ने बात की, एक तो शहर के हवाले से, फिर गाँव के अंदर लोगों को आस होती है। हमारे चूँकि एक टिपिकल एक सिस्टम है कि लोग वहाँ पर गरीब भी होते हैं, तो वो जब आप जाते हैं इस तरह के इवेंट पे, खुशी गमी पे, तो उनको एक आस होती है, उम्मीद होती है कि ये आएँगे। तो बहुत सारे जो बच्चों को पढ़ाने की वजह से लोग अब शहरों का रुख कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट गांव तो खाली होकर रह गए हैं। बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा, जो थोड़ा बहुत जिनको अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा तो बच्चों को पढ़ाने की खातिर वो शहरों में, करीबी शहरों में आ जाते हैं। अब इस तरह के जो इवेंट्स में गाँव के अंदर भी दोबारा एक रौनकें आती हैं, गहमा गहमी आती है, वो लोग जो है उनके चेहरों पर भी हमें खुशी आती है नज़र। और उनके जो बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है कि हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत सारा करते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन हमें असल खुशी वो है जब काश हम अपने 2-4 जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों की ईद का ख्याल करें, उनको वो आसाइशें दे सकें, उनको वो खुशियाँ दे सकें। तो असल अगर हम ये सोचें, तो ये अगर आपकी ईद में अगर इस तरह की अब एक्टिविटीज़ भी करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा थोड़ा एक भरपूर खुशी का जो है ना आपको फीलिंग्स आएगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि जर्नलिस्ट बैठे हों, साफ़ी बैठे हों, ईद पर भी हो जाए, कहीं ना कहीं आके इवन जहाँ भी फैमिली गैदरिंग होती है वहीं पर पूछ लेते हैं। आपसे पूछते होंगे कि जी बनना क्या है, ये ईद के बाद क्या होने वाला है, क्या देख रहे हैं आप असद खरल साहब, क्या होगा। इस दफ़ा बहुत से लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने ईद कम से कम पाकिस्तान में की, जेल में की। हम कोई ये नहीं कहते कि बड़ी खुशी की बात है, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि चलो कोई पैसे दे दे, कोई प्ली बार्गेन कर ले तो मुल्क का भी फ़ायदा हो जाएगा और उनका भी। और जरदारी साहब के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो ईद शायद उनकी जेल में हो, लेकिन वो भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आ सका। तो ये जो बड़े हमारे सियासतदान हैं, इस दफ़ा उनकी ईद थोड़ी मुख्तलिफ गुजर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखें ना कि जरदारी साहब की केसेस जरदारी साहब का एक्सपेक्ट जिस तरह आपका बिल्कुल लोग कर रहे थे कि जिस तरह पेशियाँ और एक दिन की जब डेट दी गई तो ये लग रहा था शायद कि इससे पहले ही कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उनको तो अभी रिलैक्स मिल गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो ईद का मेन्यू है वो डोगर साहब ज़्यादा बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब की जेल में ईद कैसी गुजरी, उनके लिए क्या क्या डिशेस बनाई गई थी और किस तरह उन्होंने ईद एंजॉय की। मेरा ख्याल है कि खाने हमने भी खाए हैं, बनाए होंगे, लेकिन मियाँ साहब माशाल्लाह खुश खुराक हैं। और अब तो ज़ाहिर बात है ये ब्लेम भी हम नहीं कर सकते कि वो सरकारी फ़ंड से कोई खाने बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से दस्तरखान था, जो जेल के जो अमला जो है ललचाई नज़रों से देख रहा था कि किस किस तरह की डिशेस बनाई गई थी स्पेशल किस्म की। वैसे अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बड़ी मुतवाज़न और बड़ी यानी मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी, लेकिन बड़ी टेस्टी थी, डिलीशियस थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जो जेल वाले मुलाजमीन है वो दूर से देखते रहे और मियाँ साहब जब ऐसे फेंकते थे हड्डी वगैरह तो देखते थे शायद हमें भी लेकिन शहबाज गिल साहब के दरमियान और मरियम साहिबा के दरमियान बड़ी जंग अब ट्विटर पे, वो जो कहती है उसका जवाब। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा जी एंजाइना कि उनको 3 दफ़ा तकलीफ़ हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा है किसी को बताना नहीं है।
तो वो ट्विटर पे आके ये बता भी रही हैं और कह रही हैं कि बताना भी नहीं है। उस पर फिर शहबाज गिल साहब फ़ौरन आ गए, उन्होंने कहा जी मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खेन को सहूलतें मिल रही हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बात ना करें वरना मैं सारे पोल खोल दूँ। यानी ये एक बाकायदा वहाँ ईद भी हो जो भी हो, ये सियासतदानों की टसल नहीं रुकनी। सामा साहब देखें, ईद पे अगर मियाँ साहब नरसी कोफ्ते घर से आ जाते हैं या अगर हरीसा बन के आ जाता है तो शहबाज गिल साहब को क्या तकलीफ़ होती है? अब मेरा मतलब कि उनको क्या शहबाज गिल साहब को ये चीज़ें भेजी जाएँ? तो अब मियाँ साहब बेचारे वो उनकी आदत है कि वो चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं। मगर अगर नरसी कोफ्ते आए हैं, सुबह अगर शीर खुरमा आया या उनकी इस तरह की चीज़ें आई हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी वो संभाल लेते हैं कि दोपहर को खा लूँगा या शाम को खा लूँगा। अब जेल वाले हैं ही लालची है, उनकी आदत पड़ गई है कि जो भी बंदा है वो उनकी कोशिश होती है कुछ ना कुछ इससे मिल ही जाए। तो आपको पता है कि मियाँ साहब जो हैं वो माशाल्लाह से वो बड़े इस मामले में सख्त हैं कि वो रिश्वत वगैरह नहीं देते कि इनको सामान में से कुछ निकाल के इनको दे दो तो ऐसे आते छोड़ो। तो जेल में नहीं ऐसी कोई चीज़ जा सकती बगैर कोई किसी की मुट्ठी गर्म किए, कुछ भी खुराक। सर मैंने सुना तकिए तक के लिए पैसे होते हैं, तो तकिए का रेट होता है। होती कि खुदा का नाम उसामा साहब आम अगर खाना जाता है चला जाए वो तो उसको हाथ भी नहीं लगाते कि नहीं मुसीबत ही ना गले पड़ जाइए। अगर बंदे का खाना जाता है ना तो उसकी तो लेबॉर्ट्री होती है। पहले लेबॉर्ट्री को डोगर साहब समझते हैं कि जो कोड वर्ड है, लेबॉर्ट्री से मुराद उसमें जितनी अच्छी चीजें होती है ना वो गायब कर दी जाती है। सुगात हो, अगर खाना हो, कुछ चीजें हो, और जो थोड़ी बहुत चीज़ रह जाती है वो उनको पहुंचती है। और जो पहुंचती है पैसे लेकर, मतलब वो भी पैसे दे के देने पड़ते हैं। लेकिन मियाँ साहब की ज़ाहिर बात है क्या मजाल किसी की। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि एक दो दम मियाँ साहब तो हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि मियाँ साहब का खाना है, हाथ लगाया तो पता चले ये इल्ज़ाम लग जाए कि इन्होंने इसमें कुछ डाल दिया है तो लेने के देने पड़ जाए। वो तो बस वो खाना ना वो कहते हैं पहुँच जाए मियाँ साहब को। ख्वाजा साहब फी का एक दो दफ़ा उन्होंने खाना खोला, उस पर ख्वाजा साहब ने बड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा जी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा बाहर जाके और मैं सबको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे मारने की साजिश की जा रही है। उसके बाद से ख्वाजा साहब फी का जो खाना है उसको भी हाथ नहीं लगाया जाता, वो भी एज इट इज़ जो है ना तबरक समझ के उनको पहुँचा दिया जाता है। तो पॉलिटिकल जो लोग हैं बड़े उनका तो इस तरह से है। लेकिन एक चीज़ है सर, मैंने जेल खाना जात के लोगों से बात की, जरदारी साहब को लोग बड़ा याद करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो उनका बेतहाशा बड़ा वसी दस्तरखान था, घर से बड़ी डिशें आती थी और वो सबको बांट दिया ये ना वो सब अब दुआ कर रहे हो कि फिर कहीं जेल में होता। आप देखें ना जरदारी साहब के दो जेल खैरा थे तो हमें कुछ मिल जाएगा। ये सारे जेल मेट थे खैरा, जरदारी साहब के। खैरा जो बड़ा मशहूर करैक्टर थे, बड़े उनके करीबी, उन्होंने कहा कि जेल के साथ थे। ये इनकी है फ़र्क होता है। देखिए हमने जेल में बहुत सारे लोग जाते हैं और ट्रेडिशंस होती हैं। जेल में कुछ लोग चुधराहट के लिए जेल में चुधराहट कैम करते हैं। अच्छा। बदमाश जिस तरह होते हैं, कुछ लोग टिपिकल होते हैं। तो जब जेल में आते हैं तो उनका ख़ास एक बैकग्राउंड होता है। जेल वाले जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं कि ये वो बंदा है जो खिलाता है लोगों को, पैसे बांटता है, चीज़ें देता है। और कुछ लोग जो होते हैं उनके जेल होगी ना जरदारी साहब को तो फिर आप पहले ही कह लेते हैं कि उनके बारे में कि जाती उमरा में ज़्यादातर खाना आता था 8 क्लब रोड से, 10 साल आता रहा कि जब तक शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर है तो सारा खाना वहीं से आया करता था। प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का अपना एक खाना था। तो अब ये खाना जो है ना ये अब कुछ सरकारी खाते तो नहीं ना आता कि जिसमें को मर्जी बांट दिया जाए। मगर वो होता ये था कि मुझे खुद याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो खाना आता था, जितने मुलाजिम हैं, पुलिस वाले हैं, PHA के माली हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग जाती उमरा में जो तैनात हैं, उन सबको वो खाना बांट दिया जाता लेकिन था। नहीं डोगरे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। जो पुलिस वाले हैं ना वो इस तरह से बांटा तो नहीं ना जा सकता। पुलिस वाले हैं उस वक्त भी वो बेचारे ढाबों से खा रहे होते थे, मगर उस वक्त भी उनको खाना नहीं दिया जाता था। मालियों को या अंदर को बंदों को मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले अक्सर हमने देखा तो अपनी वैन तो आप ना पुलिस का देते थे। एक बात तो मालियों को इन सबको खाना 8 क्लब से आता था। मियाँ साहब के लिए स्पेशल खाना आया करता था। मुझे पता है एक 5 स्टार होटल था, वहाँ से ये खाना सारा आया करता था। अच्छा एक चीज़ तो है कि इस दफ़ा वो लंदन नहीं जा सकेंगे, वरना वो चाहे प्राइम मिनिस्टर भी होते तो वो ज़रूर लंदन जाकर ईद मनाते बेटों के साथ। तो इस दफ़ा तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बड़ी नैब जालिम है सर। मेरा मतलब है कि देखें रमज़ान का महीना था, वो वहाँ पे सऊदी अरब जाते थे, इबादत करते थे, वहाँ पर जाकर वहाँ पर ईद मनाया करते थे। 10 साल जब से वो पाकिस्तान आए हैं उन्होंने कोई एक ईद पाकिस्तानी बनाई। लेकिन देखें ना नैब ने कितनी ज़्यादती की है कि अब उनको पाकिस्तान में ईद मनानी पड़ रही है और वो भी जेल के अंदर।
तो ज़्यादती तो है ना उसामा साहब। लेकिन अगर खरल साहब वो दे दें पैसे, सारे कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी इशारों में कहा था कि एक ही हल है कि पैसे दे दो, फवाद चौधरी भी जब वज़ीर इत्तलात थे कहते रहे, लेकिन वो पैसों वाली को बात अभी तक नजर खाना नहीं नहीं देने आपने सर वो ईदी समझ के कौम को दे दे। आपने ना साहब ईदी समझ के कौम को दे दे। आपने जरदारी साहब गैर ईदी समझ सियासी के दे दे। कहते कहते उन्हें सारा फिर वो आपने सियासी बीच में तड़का डाल नहीं, दिया। मैं तो ईद की बात कर रहा हूँ। मतलब ईद के ऊपर आपने फोकस कर लिया नवाज शरीफ साहब के ऊपर और फिर आप वो उधर चल पड़े। मेरा ख्याल है आज हमें ईद के हवाले से चलें ठीक है, आपकी बात मान गैर लेते हैं। सियासी जो अच्छा, बातें हैं ब्रेक के बाद ना, आप उनको फोकस कर लेंगे ना, तो आज के दिन तो कम से कम बीच में मैसेज आए थे और लोग कह रहे हैं यार आज तो कम से कम हम ईद माफ के कर बाद दें। ना कुछ तक्के शिक्के की बात कर लेंगे, अगरचे बड़ी ईद पर ज़्यादा ये बात होती है, लेकिन छोटी ईद पे भी हो जाता है, कुछ हम भी बनाने की कोशिश करेंगे। खाना तो आता ही है, देखते हैं बनते किस तरह हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला, अब पता चला। ईद का स्पेशल शो है और बात हो रही थी खानों की और सियासतदानों की, मगर इसी में ब्रेक के दौरान बात आ गई महंगाई की। असद खरल साहब, अब ये महंगाई ऐसे लगता है बढ़ती जा रही है। हर दफ़ा ईद पर हम सुनते हैं महंगाई हो गई, हम रिपोर्ट्स भी इस पर बनाते हैं, लोग कहते हैं जी लोग कम आ रहे हैं, महंगाई हो रही है। कोई उम्मीद है कि इससे जान छूट जाएगी या अगले साल भी, अगली ईद पर भी हम यही बातें कर रहे होंगे? जहाँ ईद पर भी बैठते हैं तो यही बात हो रही होती है कि जी महंगाई बढ़ी है, सियासत के बाद महंगाई की बात आ जाती है। देखिए अभी तो बजट आना है, लेकिन बजट से पहले ही जो महंगाई की सूरत हाल है और इस ईद के लिए ख़ास तौर पर अगर देखें आप तो बजट सारे घरों के आलमोस्ट अब सेट हुए हैं। जो ख़ास तौर पर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ये ईद थोड़ी भारी गुजरी है, क्योंकि जिस तरह बिलों में इजाफा, बिजली में, गैस में, पेट्रोलियम मसनूआत में, फिर रोज़ों की वजह से जो अशिया खुर्दनोश है वहाँ उस पर इजाफा, और फिर ईदी का जो रेशो है इस दफ़ा, इस तरह रुपए की कदर में जो गिरावट हुई है वो भी आप देखें, कैलकुलेशन करें तो डॉलर्स में नहीं मांग रही थी। हाँ, ईदी का जो है ना वो वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ गया उससे, रुपए की बेकदरी की वजह से। तो लिहाजा हर तरीके से मेरा ख्याल है कि आवाम के ऊपर खुशियाँ भी जारी बात है, ईद में होता है कि ऐसे लम्हात होते हैं, लेकिन अब चूँकि हुकूमत ने जिस तरह संभाला है, जिस तरीके से उम्मीद तो दिला दें। मैं तो कह रहा हूँ अगली बजट के बाद तो एक दफ़ा इससे बड़े झटके लगेंगे, तो उम्मीद तो अभी खान साहब ने भी जिस तरह 100 दिन की बात की, फिर 6 आखिरी दफ़ा उन्होंने 2 महीने की बात की है, तो 2 महीनों की बात की, तो मुझे ये लग रहा है कि ये साल कम अज़ कम जो अगला बजट है वहाँ पे जाके थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, अगर ये एक प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम हुआ। अभी तक जो नज़र आ रही हैं चीज़ें को, मैं ऐसे ही खुशफहमी का हम शिकार हूँ, अभी तक तो इनके कंट्रोल में कोई चीज़ आ ही नहीं रही, इनको समझ नहीं आ रही चीज़ों की, टीमें तब्दील तो की जा पर रही भी हैं। आपके पास अच्छी खबर नहीं है इस लिहाज से। उसामा साहब, ऑन सीरियस नोट, इस दफ़ा मैंने देखा है कि ईद से पहले भी और ख़ास तौर पे आज सुबह ईद को मैं बेतहाशा लोगों से मिला हूँ, तो जिस तरह से एक होता है कि लोग नए कपड़े पहन रहे होते हैं, मैं बेतहाशा फैमिलीज़ को जानता हूँ जो अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं ख़रीद सके और ईद को वो उस तरह से नहीं मना पाए जिस तरह से वो मनाते रहे हैं, और वजह ये थी कि लोगों का बजट ही पूरा नहीं हो रहा घर का, तो घर में बच्चों की एजुकेशन है, घर के अखराजात हैं, रमज़ान का महीना है, ख़र्चे वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस दफ़ा मैंने देखा कि लोगों की वाकई जेब जो थी वो तंग थी, और आज सुबह भी ईद की नमाज के बाद भी मैंने नोट किया कि बहुत से बेचारे ऐसे सफ़ेद पोश थे जो शायद नए कपड़े नहीं सिलवा सके और पुराने कपड़े पहन कर आए हैं। तो लोगों की जो हालात हैं वो बड़े सख्त हैं। जो खान साहब कहते हैं ना कि फ़िलहाल आपको हुकूमत से कोऑपरेट करना चाहिए, बड़ा मुश्किल टाइम है, तो वाकई लोग बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। अपील भी तो की है अभी चंद दिन पहले ही कि जनाब एमनेस्टी स्कीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आपके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता और इसमें शामिल हों। अपीलों से अगर बात बनती होती तो शौकत खान तो शायद अपीलों से बन जाते हैं और इस तरह के खैराती इदारे यकीनन बन जाते हैं। टैक्स अपीलों से मैंने तो नहीं देखा किसी को देते हुए। नहीं सर, टैक्स जो है वो अपीलों से नहीं आता, वो कानून की अमलदारी से आता है। आपको जो जिस तरह से नैब काम कर रहा है, जिस तरह से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह से ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि लोगों से पैसे निकलवाए जाएंगे और अभी तक निकलवाए नहीं गए, ये डर और खौफ होता है। ये आपके अंदर डर है कि अगर मैंने इसका फ़ायदा ना उठाया तो कल मैं पकड़ा गया तो सारा पैसा चला जाएगा और पहले कुछ भी नहीं रह जाएगा, जेबें खाली हो जाएंगी। जब तक ये डर लोगों के अंदर नहीं ना आएगा उस वक़्त तक कोई आपको पैसे नहीं देगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन अभी बन नहीं रही, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अगली ईद पर कोई बेहतरी
सर मेरी पूरी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि अल्लाह पाकिस्तान के चले। इकोनॉमी के हालात ठीक हो जाएं। और देखें अब तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। इकोनॉमिक टीम सारी उन्होंने चेंज कर दी है, नई टीम लेके आए हैं। ओवरनाइट तो कुछ चेंज नहीं होना समझ। अगर आप ये कहें रातों रात कोई मनोसलवा उतर आएगा, वो तो नहीं उतर। लेकिन रातों रात एक काम हो सकता है, रातों रात सीख पे कबाब बन सकते हैं और टिक्के बन सकते हैं। अच्छा मैंने वैसे सुना जो काम हो सकता है वो तो करें। जो सबसे अहम चीज़ है, आप खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। ये बड़ी तारीफ हो रही सर है। आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मैं आपको कहीं ये बड़ी मज़े की बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये हुआ ये कि शादी के बाद ना, ये हमारे जनाब भाई दोस्त पत्रस साहब हैं, तो ये पत्रस साहब जनाब हमारे भाई जो है ना ये लगा रहे हैं, तो इनके साथ मैं भी कुछ सीख लूँगा। मुझे इतना पता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा बाबर साहब, आप बात कर रहे थे कि मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। ले जी मैं आपको सुनाता हूँ क्या हुआ। शादी के बाद ना कुछ अरसा गुजरा तो मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ख़राब, तो मुझे बड़ा तरसा आ रहा था बड़ा। मैंने कहा अच्छा मैं क्या करूँ, मैं कहा मैं तुम्हारे लिए ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, ठीक है, तुम इतनी तकलीफ़ में हो तो तुम्हारे लिए कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, चाय बना देता हूँ। कहती हाँ अच्छा चले ठीक है बना दे। नहीं जी मैंने चाय जाके बनाई, उसको मैंने पिलाई, उसने पी ली। तो क्योंकि नई नई शादी थी उसको थोड़ा सा लिहाज कर लेती थी, कुछ महीने गुजरे थे शादी और पीने के बाद एक दो दिन बाद कहती है कि जी ज़िंदगी में ना आइंदा आपने कुछ चीज़ मुझे बना कर खिलानी या पिलानी नहीं है। क्या चीनी की जगह नमक डाल दिया? नहीं वो मैंने फिर इन्वेस्टिगेट किया कि इसमें ऐसी क्या बात थी। मैंने फिर उससे समझा के चाय बनाते किस तरह। मैंने जी पानी दूध पत्ती सब कुछ डाला, बाद में आग जलाई, बस उसमें जैसे ही उबाला आया मैंने जाके उसको दे दी। तो फिर सुना कि नहीं पहले पानी उबालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर पता नहीं पत्ती डालते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता कुछ, और उसको अच्छी खासा जरा उबाला। वैसे दानिस्ता किया था या सेवन हो गया था? मेरा ख्याल है बस मैंने कोई चाय का इस तरह बनाने का कोई बताना कि इस तरह की बना दिया जाए कि तो दोबारा वो डिमांड ना करे, ये तो नहीं था। खबरों में सुना था ऐसे बनती है जिस तरह हम प्रोग्राम बना लेते हैं बैठ उठ के। अच्छा मैं उसी तरह मुझे चाय बना बाद दफ़ा बड़ा जोश आता है कि यार नहीं नहीं खाना ना मुझे बनाना चाहिए। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और अल्टीमेटली मेरी बीवी हाथ जोड़ के कहती है कि खुदा का नाम है तूने जो खाना ना वो मुझे बता दो, मैं तो बना देती हूँ। तू तजुर्बा ना किया कर। साहब आपने कभी कोई ऐसी मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, मैं डबल रोटी बना सकता हूँ, मैं अंडा बना सकता सर जो कुछ हूँ, वो चीज़ें मैं बना सकता हूँ। सर इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है, मुझे मेरा ख्याल है कभी ऐसी कोई ज़रूरत को अच्छा बन गया पेश ही नहीं सर, हम आगे खड़े हुए तो पहले वालदा उसके बाद बीवी। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कभी ऐसी कोई एमरजेंसी की सूरत सर इसलिए कहते हैं कि हमारी माओ ने पहले ख़राब किया फिर बीवियों ने कर दिया। अब क्या कर सकते हैं अगर कम। सर जी पहले आप ले लें और ये समझे कि आपने ये समझ के खाना कि मैं नहीं बनाया, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। सही है। ले जी थैंक यू सर। अच्छा आपको पसंद क्या है खाने में? ओह आपको क्या पसंद है? बड़ा ज़बरदस्त है ये बना, बहुत टेस्टी हो जी। नहीं मेरा थोड़ा सा कच्चा रह गया। सर हम जल्दी में आ गए ना, प्रोग्राम का टाइम कम हो गया। अच्छा ये भी मैंने खाना है। खाने में मेरा सबसे जो है ना यार पहले वो तो पसंदीदा जो है ना डिश, वो तो है दाल। अच्छा और दाल जो है ना बकायदा देसी घी का तड़का लगा के, तो वो मेरी फेवरेट डिश है। बाकी उसके अलावा जो भी घर में पका हो खा लेते हैं। दाल क्योंकि देसी घी का मैंने आज तड़का तक और दाल जो है ना मूंगी और जो मसरों की दाल है अच्छा जी वो, और उसके अंदर जो देसी घी का वगैरह तड़का वगैरह वगैरह बड़ी अच्छी उसमें खुशबू आती है। तो ज़ीरा वगैरह डाल के वो वगैरह वो तड़का भी मैं लगा सकता हूँ। अच्छा जी। दाल का जो तड़का है ना, जिस तरह हम खबरों को लगा देते हैं। हाँ उसमें ये है कि बकायदा उसमें देसी घी डालना है पहले पैन में अच्छा आपने, जी। फिर उसके अंदर आपने ज़ीरा जो है वो डालना है, फिर आपने जो लहसुन है वो डालना है, उसको हल्का सा ब्राउन करना है। अभी तो आप कह रहे हैं आपको प्याज खाना नहीं, ये पकाना, खाना मैं अंडा बना लेता हूं। सर ये जो एक दाल की रेसिपी आपने अच्छा बता दी उसके है। बाद ऊपर मेरा जो है मेरा ये उस पे फटा होता है कि अच्छा। वो कहते हैं उसमें दाल डालनी है, मैं कहता नहीं दाल के अंदर उसको डालना है ऐसे, तो एकदम से उसकी खुशबू और वो जो आती है ना, तो कमाल क्या है, ये मजा पूरी है। रेसिपी इतना बता मैं दी कर और भूख सकता हूं, ये लगी। एक्सपर्ट है मेरा। बाबर साहब आपकी बारी है। सर वैसे तो मैं हर चीज़ ही खा लेता हूँ, लेकिन कढ़ाई गोश्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े शौक से खाता हूँ, और दाल चावल बड़े शौक से खाता हूँ। ये दो चीज़ें हैं जो खास दाल तौर तो आप दोनों को भी समझ क्योंकि मुझे जी देसी बस हो जो भी हो। मैंने खूब देखा हो। आप मुर्गा नहीं खाते वैसे। हम देसी मुर्गी पसंद करता हूँ। देसी नहीं विलायती नहीं वो लोकल मैं चीज़ शौक आपको से नहीं पसंद खाती। नहीं है। देसी मुर्गी मैं बहुत शौक से खाता हूँ। तो इसलिए मटन फिश तो मैंने एक दो दफ़ा देखे, एक दो इवेंट्स पे आपने कोई इतनी रग़बत नहीं दिखाई मुर्गे की तरफ। हमारा ये होता है कि हमारा जो गांव करीब है, तो जब भी जाते हैं जो आता जाता है कोई देसी मुर्गा वगैरह आ जाता है, अच्छा घी भी देसी आ जाता है, वाह। दूध शुद्ध आ जाता है, तो इस जगह वजह से हमें जो है ना, और खाने का सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना मेन्यू का, वो डिसाइड करना होता है कि मिसेज कह रही होती है जी आज क्या बनाएं, तो मैं कहता हूँ आप बता दें, वो कहती है आप बता दें।
तो इसके ये ऊपर बड़ा जो है मसला ना, है। मेरी वाइफ भी मुझसे रोजाना पूछती है कि ये आज मैं मसला क्या बनाऊं। इतना बड़ा मसला क्यों बन जाता है, मुझे आज तक ये समझ आई। कुछ मैं हमेशा कहता हूं कुछ बना लो कि रोज के मेन्यू के ऊपर डिसाइड ये हर घर में लड़ाई होती है सर जी। ये तो मेरे घर में भी ये लड़ाई होती है कि आज पकाना क्या है। अच्छा मेहमान आ रहे हैं तब भी पूछना है कि जी आज अच्छा एक और इशू भी है। उसामा साहब से अभी कल की बात है, मेरी वाइफ मुझसे पूछी है पकाना क्या, मैंने चले भिंडियाँ पकाने, वो मेरे छोटा भाई हमारी उसको पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर ये चीज़ पका लें, वो ईमान को पसंद नहीं है। मैंने कहा ये चीज़ पका लें, ये फलाने को पसंद नहीं है। तो मैं कहा यार फिर मुझसे पूछ क्या। अच्छा दूसरा एक बच्चे बीच में आ जाते हैं, जारी बात है उनका बीच में फास्ट फूड का आ जाता है कि आज पास्ता बनाना है, मतलब घर की चीज़ें भी उस तरह की ज़्यादा वो आजकल आपको पता है जिस तरह के पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड, दूसरी चीज़ें। तो बच्चों का जो है ना वो जितनी मर्जी वैसे मांगी हर बात मानेंगे, लेकिन जब खाने के हवाले से उनको कहेंगे बच्चों आपकी माँ ने इतनी मेहनत से बनाई हैं चीज़ें तो आप उसको लो, तो वो उस चक्कर में बच्चे जो है ना वो माँ को भी ये होता है कि बच्चे मैं घर का बना रहे हूँ तो ये खाएं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको पता है आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है बच्चे, यार मुझे कबाब नहीं मिला, वो फास्ट फूड के ऊपर जो है ना बहुत गरम बड़ा है। अच्छा वैसे उसामा साहब खाने से मुझे याद आया, खरल साहब ने कहा कि जी मुझे खाना जो है दूध गांव से आ जाता है, मुर्गी गांव से आ जाती है। एक दो दफ़ा मैंने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, 2 दफ़ा। तो जाती उम्रा में मैं उनके पास गया तो उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई, उसके बाद स्नैक्स वगैरह मंगवाए। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि ये कॉफ़ी जो है ये पियो, ये बड़ी टेस्टी है, दूध इसका बाहर से है, मैं ख़ास तौर पे दूध बाहर से आता है। उसके बाद वो स्नैक्स उन्होंने कहा यहाँ पे कोई चीज़ यार लोकल नहीं है, सारी बाहर की हैं और बड़ी अच्छी हैं, खस्ता हैं। तो मुझे हैरानगी हुई कि इसका मतलब ये कि इनका तो दूध भी बाहर से आता है, इनके तो सारा खाना ही बाहर से आता है। तो सर लोकल साहब पानी बाहर से आता है, आपको अंदाज़ा नहीं है, फ्रांस से मुख्तलिफ मुल्कों से पानी आता है उनको। तो सर ये कमाल है। बदर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ा आया। आपसे बाद में पूछ लेंगे कि अच्छा बनाने की जो है ना तरकीब वो क्या है। सर जो आप जो बात कर रहे हैं ना उनको पैसे भी बाहर से ही आते हैं। नहीं, पैसे यहाँ से बाहर जाते हैं सर। अच्छा, बाहर से कुछ नहीं आता। नहीं लेकिन जो केसेस में पता है, केसेस इधर से में खुफिया तरीके से जाते हैं, अनसीन जो है ना खलाई मखलूक के जरिए जाते हैं, पता नहीं कौन सी वहाँ जो केस है लेकिन वहाँ से टीटी जो इधर आती है ना वो जाहिर ये होता है कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं। हाँ जी, वो यानी वो बंदा जो इधर बेचारा से- बाहर गया नहीं, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज साहब के अकाउंट्स में उसमें करोड़ों रुपए आ रहा है, यानी डॉलर्स में आ रहे हैं, मिलियंस। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को आते हैं, वो मरीम साहबा को देते हैं, मरीम साहब आगे से पता नहीं ज़मीन खरीदती है, फिर वो ज़मीन बिकती है, वो फिर पैसे आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के अकाउंट। यानी बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं। और अब तो कमाल ही हो गया, अब तो डॉलर भी इतना ऊपर चला गया, तो डॉलर्स में वो पाउंड्स में भेजते होंगे पैसे, तो वो तो उनका काम चल रहा है। अब आप देखें कि मियाँ साहब डॉलर महंगा हो गया और मियाँ साहब अब बैठे बैठे अरब से खरपति हो गए, यानी कि उनके पैसे बढ़ रहे हैं, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं और उनके पैसे बाहर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए शायद नैब कोर्ट ने जो सज़ा दी उसमें उन्होंने डॉलर्स में भी जुर्माना किया। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन खैर साहब वो जुर्माना पे हुआ है या नहीं हुआ? जुर्माना तो वो सज़ा जब कंप्लीट होगी, और अभी तो सज़ा हमेशा सज़ा फाइनलिटी इख्तियार करती है ना। अभी तो सज़ा हुई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जब उसको इंडोर्स कर देगी तो देन वो फाइनलिटी इख्तियार करेगी, फिर वो सारा प्रोसेस आगे फर्दर कंप्लीशन होगी। वरना तो अभी तक अगर फ्रीज करते तो अगर वो जुर्माना पे ना करें तो फिर वो बदर साहब हमारे लिए मिठाई भी आ गई है, तो आप ज़रा तकलीफ करें, वो मिठाई भी ले आए, मीठी आप मुझे भी देंगे। अच्छा जी। से पहले सर ये लें। अच्छा जी सर मुझे दे दें। अब इशू ये जो है उसामा साहब, एक खरल साहब उस पर तबसरा कर सकते हैं क्या सर? कि मियाँ साहब को जो जुर्माना हुआ कितना हुआ है सर जी? तकरीबन 1 अरब रुपया होगा शायद। नहीं अरब तो नहीं कम है, लेकिन बहरहाल जुर्माना होता है बेसिकली आपको वॉल्यूम, एक तो आपकी करप्शन के हवाले से, दूसरा सज़ा की जितनी वो लेंथ होती है उसके हवाले से, इस हवाले से कोई पैमाना बना हुआ है। और अगर आप जुर्माना नहीं पे करते तो दैन फिर मेरे ख्याल 2 साल मजीद उनको सजा, कितने महीने मजीद। आपका क्या ख्याल जुर्माना पे करेंगे मियाँ साहब? अभी तक तो मुझे कोई दूर दूर तक भी इसके आसार नज़र नहीं आ रहा। सर वैसे ना यहाँ गर्मी बड़ी है, और मैं कहता हूँ पत्रस साहब जैसे लोगों की भी हिम्मत है, ये लोग ईद पे भी काम कर रहे होंगे, और ख़वातीन की भी हिम्मत है जो किचन में सारा दिन काम करती है, मेहमानों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और ये गर्मी भी। वैसे मैं देख रहा हूँ आपका और खरल साहब का ख़वातीन के बारे में बड़ा नरम गोशा है, मैंने देखा। सर होना चाहिए, वरना घर जाके वो हमने जो गर्म गोशा तो सर मीठी ईद है, तो क्लोजिंग से पहले आप लोगों के लिए सर, मेरे लिए खास तौर पर, अच्छा मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ, और सर मैं खाना, अच्छा हम तीनों ने गुलाब जामुन ही ज़्यादा पसंद किया है, ठीक है। तो जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया
एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इसी तरह अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रहने की, खुशियाँ बांटने की और ईद मज़े मज़े से मनाने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।